100 शब्द प्रति मिनट शुरू। वित्त वर्ष 2022-23 का बजट आने के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि आभासी मुद्रा को लेकर बजट में भरम दूर किए गए हैं या बढ़ाए गए हैं। बजट में मोटे तौर पर यह कहा गया है कि इस आभासी मुद्रा के लेन देन से हुई आय पर 30% का कर लगेगा। इस घोषणा के बाद इसे लेकर कुछ निवेशक आश्वस्त हो गए हैं कि अब तो यह पूरे तौर पर कानूनी होने जा रही है। आभासी मुद्रा में निवेशक बढ़ रहे हैं, ऐसे समाचार भी बजट के बाद आए। पेरा लेकिन वास्तविक स्थिति एकदम अलग है। आभासी मुद्रा अभी कोई वास्तविक मुद्रा है ही नहीं। मुद्रा होने का मतलब है कि उसे स्वीकार करने की अनिवार्यता हो, यानी जिसे वह दी जाए वह उसे स्वीकार करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य हो। भारत में अगर कोई किसी को 500 रुपये देता है तो वह उसे स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। यह कानूनी बाध्यता है और यही भारतीय रुपये को कानूनी मुद्रा बनाती है। पर क्रिप्टो करेंसी जैसी आभासी मुद्रा को लेकर फिलहाल ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के साथ करेंसी शब्द कुछ ऐसे जुड़ गया है जैसे ब्राउन शुगर के साथ शुगर, पर ब्राउन शुगर को शुगर यानी चीनी का दर्जा तो नहीं दिया जा सकता। आभासी मुद्रा का हाल भी यही है कि इसके नाम में करेंसी है, बाकी वास्तविक मुद्रा का इससे कोई लेना देना नहीं है। पेरा इस आभासी मुद्रा के लेन देन से हुई आय को कर योग्य बना दिया गया है। सरकार फिलहाल यह कहना चाहती है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, हमें नहीं पता, हम तय भी नहीं कर पा रहे हैं अभी, पर इसके लेन देन से जो आय हो रही है उसे कर के दायरे में लाना हमारे हित में है, तो हम इसे कर योग्य बना रहे हैं और यह कर 30% की दर पर लगाया गया है। आयकर की उच्चतम दर है 30%। इसी दर पर इस आभासी मुद्रा से हुई आय पर कर लगेगा। निश्चय ही आय कर की दर यह उच्चतम दर है, पर सवाल यह है कि आभासी मुद्रा पर उच्चतम दर से कर लगाना उचित है या नहीं है। करों को लगाने का औचित्य कुछ आधारों पर तय किया जाता है, पर आभासी मुद्रा को लेकर कई सवाल है, जैसे क्या इसमें निवेश उत्पादक गतिविधि है, क्या इससे अर्थव्यवस्था में उत्पादकता बढ़ती है, क्या इससे नए उद्यमों को पूंजी मिलती है, क्या इससे व्यापक तौर पर गुणवत्ता वाला रोजगार मिलता है आदि। आभासी मुद्रा से किसी उद्यम को नई पूंजी नहीं मिलती। शेयर बाजारों का एक योगदान होता है कि नए कारोबार को पूंजी मिलती है, पुराने कारोबारों को विस्तार के लिए पूंजी मिलती है। नए शेयरों को जारी करके नए कारोबार को पूंजी उठाने में मदद मिलती है, जबकि आभासी मुद्रा बाजार से ऐसी कोई नई पूंजी किसी कारोबार को नहीं मिलती, यानी नई पूंजी तैयार करने में आभासी मुद्रा का कोई योगदान नहीं है। पेरा आभासी मुद्रा मूलतः जुए की किस्म का लेन देन है, जिसका कोई ठोस और कानूनी आधार नहीं है। शेयरों के भाव ऊपर जाते हैं,
नीचे जाते हैं, क्योंकि उनकी कंपनियों से जुड़ी आय संपत्तियों में उतार चढ़ाव होता है। पर आभासी मुद्रा से जुड़ा ऐसा कोई कारक नहीं है। क्रिप्टो करेंसी यानी आभासी मुद्रा है क्या? दरअसल यह भी साफ नहीं है। शेयर के पीछे एक कंपनी होती है, अच्छी या बुरी जैसी भी हो, पर आभासी मुद्रा के पीछे कौन है, यह किसी को साफ तौर पर नहीं पता। यह बड़ा भ्रम है। सट्टेबाजी कई आधारहीन बातों पर चलती है, जैसे आईपीएल के मैचों में सट्टा इस बात पर लगता है कि मैदान में फलाना खिलाड़ी जब आएगा तो पहले उसका दाहिना पैर आएगा या बायां पैर आएगा। इससे लाखों को वारे न्यारे हो जाते हैं। पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह सब खेल का हिस्सा है। पैरा, आभासी मुद्रा अगर अर्थव्यवस्था में उत्पादकता नहीं बढ़ा रही है तो इस पर 30% का कर लगाना गलत नहीं ठहराया जा सकता। सरकार करों में रियायत उन उद्योगों को दे सकती है कि जिनमें व्यापक स्तर पर रोजगार पैदा हो रहा हो, पर आभासी मुद्रा के धंधे को तो ऐसा उद्यम नहीं माना जा सकता। यूं तकनीकी कारणों से कई बार जुए को भी उद्यम माना जा सकता है। एक अनुमान है कि इस आभासी मुद्रा में करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश भारतीय कर चुके हैं। इसमें लगातार आय क्यों होगी, इसका तार्किक जवाब किसी के पास नहीं है। इसलिए यह जुए से ज़्यादा कुछ नहीं है। जुए में कुछ लोगों ने कमा लिया है, सिर्फ इसलिए तो जुए को राष्ट्र के लिए जरूरी गतिविधि घोषित नहीं किया जा सकता। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आभासी मुद्रा पर जो विस्तृत फैसला दिया था, उसका सार यह था कि इसका कारोबार भारत में कानूनी है या गैर कानूनी, यह तय सरकार करे। पर सरकार अभी तक यह तय नहीं कर सकी। 2 साल बाद भी इस आभासी मुद्रा की वैधानिक स्थिति का हाल यह है कि अभी सिर्फ यही तय किया जा सका है कि इस पर 30% की दर से कर लगना चाहिए। जब सरकार कर वसूली में जल्दी दिखा सकती है तो फिर ऐसी ही तत्परता नियमों के निर्माण में भी होनी चाहिए। तमाम लोग ऐसी आभासी मुद्रा में बड़ी रकम लगा चुके हैं, जिनकी परिभाषा सरकार को भी नहीं पता। अभी तो इस आभासी मुद्रा की परिभाषा पर काम हो रहा है। यह हास्यास्पद स्थिति ही है। पैरा, अब मोटे तौर पर अनुमान यह है कि आभासी मुद्रा को पूरे तौर पर अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। इससे कर वसूली उच्चतम स्तर पर की जाएगी तो अब यह सवाल उठ खड़ा होगा कि क्या फिर इसमें पैसा लगाना आम निवेशक और छोटे निवेशक के लिए सुरक्षित है? इस सवाल का जवाब वही है जो शेयरों के निवेश के संबंध में दिया जाता है कि जोखिम बहुत है। जोखिम समझकर काम करना जरूरी है। छोटा निवेशक मर गया। छोटा निवेशक अगर लालची हो जाएगा तो उसका मरना तय है। आम निवेशक सिर्फ लालची नहीं, अज्ञानी भी होता है। शेयर बाजार में भी लोग डूबते हैं, फिर बताते हैं कि उन्हें कोई बता गया था कि 2 महीने में लगाई गई रकम 2 गुनी हो जाती है। तर्क यह नहीं बताता उन्हें कि अगर
कहीं 2 महीनों में रकम 2 गुनी हो सकती है तो 2 महीनों में 0 भी हो सकती है। स्टॉप।